चलिए, कहाँ तक हो गया था? हमें लगता है हम लोग जो है रेडियस देख चुके थे। आवाज नहीं जा रही है? हाँ, आवाज नहीं जा रही मेरी। हम लोग जो रेडियस देख रहे थे, रेडियस देख चुके थे और हाफ फेज जोन का, हाँ रेडियस देख चुके थे हम लोग। अब आगे देखते हैं। रेडियस हो गया था और अब आगे हम लोग देखते हैं हाफ पीरियड जोन का। रेडियस के बाद एरिया देखना है, ठीक ना? एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन, आगे एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन। एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन, एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन, एचपीजेड का एरिया देखते हैं, ठीक ना? देखिए, एरिया हम कैसे निकालते हैं? एनवे सर्किल की एरिया से n-1वे सर्किल के एरिया को घटा देते हैं। जैसे चौथे सर्किल के एरिया से तीसरे सर्किल के एरिया को घटा दें, या तीसरे से दूसरे को घटा दें, यानी nवी से n-1वी को हम घटा देते हैं। तो देखा जाए, अगर हम देखें एरिया ऑफ nth, एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जोन, ये हम कैसे प्राप्त करते हैं? an ये होता है एरिया ऑफ n सर्किल, एरिया ऑफ n सर्किल माइनस एरिया ऑफ n-1 nवी सर्किल की एरिया और उससे एक कम सर्किल की एरिया। तो देखा जाए, एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं इसको पाई आर स्क्वायर। पाई इसका रेडियस अगर हम मान ले रहे आर एन, तो पाई आर एन स्क्वायर माइनस पाई और आर एन माइनस 1 स्क्वायर। पाई को बाहर कर लें तो हम कह सकते हैं पाई आर एन स्क्वायर माइनस आर एन माइनस 1 स्क्वायर। ये जो है एनवी एच पीरियड हाफ पीरियड जोन का एरिया, ठीक है? एनवी हाफ पीरियड जोन। आगे देखते हैं, और यही बराबर होगा एन डी लैम्डा के, ये इक्वल टू होता है एन डी लैम्डा, एन डी लैम्डा के बराबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं मीन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P फ्रॉम हाफ पीरियड जोन। मीन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P फ्रॉम हाफ पीरियड जोन। अगला है मीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट P फ्रॉम एच पी के हाफ पीरियड जोन से P का जो मीन डिस्टेंस होगा, ठीक है? तो देखिए, मान लें कि एनवी सर्किल जो है, एनवे स्फीयर का रेडियस आर एन है और उससे एक पहले वाले स्फीयर का रेडियस आर एन माइनस 1 है। तो दोनों को जोड़ करके आधा कर लें, अर्थात दोनों का एवरेज ले लें। तो हम कहें फॉर nth हाफ पीरियड जोन, ये जो मीन डिस्टेंस होगा, मीन डिस्टेंस कितना होगा? यानी डी एन से डिनोट कर लें। डी एन किसके बराबर होगा? एनवी का रेडियस प्लस एन आर रेडियस n माइनस 1वी का, और जोड़ करके दोनों को डिवाइड कर दें, यानी औसत ले लें, दोनों का हाफ कर दें। एनवी
रेडियस आर एन माइनस आर एन माइनस 1 का रेडियस डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, दोनों ऐड करके और हाफ करते हैं। फेज डिफरेंस बिटवीन एसपीजेड का फेज डिफरेंस देखा जाए। फेज डिफरेंस बिटवीन एसपीजेड का फेज डिफरेंस क्या होगा? तो देखा जाए फेज डिफरेंस जो वेवलेट्स है, जो दो एसपीजेड के बीच का, जो क्रमागत एसपीजेड हो, हाफ पीरियड जोन हो, दो क्रमागत हाफ पीरियड जोन के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा? देखा जाए फेज डिफरेंस बिटवीन द वेवलेट्स originating from two consecutive SPJ, phase difference of wave, phase difference of wave originating from two consecutive SPJ, from two consecutive SPJ, यानी कि एक के बाद एक आने वाले, सक्सेसिव भी कह लें, सक्सेसिव SPJ and reaching the point P and reaching the point P, the point P is कितना है? पाई, इस पाई। जो फेज डिफरेंस है पाई होगा, ठीक है ना। फेज डिफरेंस कितने का होगा? ये पाई का होगा। पाथ डिफरेंस कितने का होगा? लैम्डा अपान 2 के। पाथ डिफरेंस ये हो जाएगा, अगर फेज डिफरेंस पाई का है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा अपान 2 का। ये 2 पाई का होता तो ये लैम्डा का होता। और टाइम डिफरेंस कितने का होगा? टाइम डिफरेंस ये हो जाएगा ये अपान 2 का, आवर्तकाल का। अगर ये लैम्डा होता तो ये आवर्तकाल के बराबर होता, और अगर लैम्डा अपान 2 है तो आवर्तकाल का हाफ है। ठीक है ना। ये रहा फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस। दो इवन या दो ऑड नंबर के एचपीजेड का जो पाथ डिफरेंस होगा, दो इवन नंबर के या दो ऑड नंबर के हाफ पीरियड जोन का जो पाथ डिफरेंस होगा, द पाथ डिफरेंस बिटवीन एनी टू, द पाथ डिफरेंस बिटवीन एनी टू हाफ पीरियड जोन एचपीजेड, एनी टू। यहां पर देख लें, इवन या ऑड की बात करेंगे, दो सम या दो विषम और नंबर वाले एचपीजेड, ये कितना है? ये 2 पाई के बराबर। ठीक है, एक सम एक विषम के बीच का पाई के बराबर है, दो सम या दो विषम के बीच का पाई अपान 2 के बराबर है, जो फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस है। एक मिनट मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर जो है फेज डिफरेंस होगा, पाथ नहीं। पाथ डिफरेंस तो लैम्डा के बराबर होगा, फेज डिफरेंस बना लेगा फेज डिफरेंस। ठीक है, अब फेज डिफरेंस 2 लैम्डा है तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? ये लैम्डा के बराबर होगा, और टाइम डिफरेंस ये टी के बराबर। ठीक ना, नोट करिए। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एम्पलीट्यूड हाफ पीरियड जोन का। एम्पलीट्यूड क्या होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ हाफ पीरियड जोन, एम्पलीट्यूड ऑफ हाफ पीरियड जोन।
amplitude of half period zone. एम्पलीट्यूड देखिए हम कैसे प्राप्त करते हैं. द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट एट पॉइंट P ड्यू टू of light at point P due to nth half period zone. nth half period zone ये कितना होगा, इसको Rn से डिनोट करते हैं. Rn ये प्रोपोर्शनल होता है एरिया nth सर्किल का डिवाइडेड बाय Dn और 1 प्लस cos थीटा, जहां पे An क्या है, ये एरिया है nth हाफ पीरियड जोन का, एरिया nth और 1 प्लस cos थीटा n, ये क्या है, ये ऑब्लिक्विटी फैक्टर है. ऑब्लिक्विटी फैक्टर ये जो है ऑब्लिक्विटी फैक्टर है. आगे देखा जाए जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है, n जैसे जैसे यानी पहला दूसरा तीसरा ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो एम्पलीट्यूड है r की जो वैल्यू है वो घटती जाती है. r की वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज करती है ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, the value of Rn gradually goes on decreasing. Value of Rn gradually goes on decreasing. Rn की वैल्यू ग्रेजुअली घटती जाती है. ठीक है ना. देखा जाए Rn जैसे R1 सबसे बड़ा होगा, R1 सबसे बड़ा, R2 उससे छोटा, R3 उससे छोटा, इस तरह से ये घटता जाता है. अब देखते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, परिणामी एम्पलीट्यूड एचपीजेड का. जैसे दो एचपीजेड हो, उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखा जाए. अगर जो है देखें दो जो है वेवलेट हो अलग अलग एचपी जो है हाफ पीरियड जोन से, तो उनका जो परिणामी हो तो वो एक दूसरे से जब इंटरैक्ट होते हैं तो अपोजिट फेज में इंटरैक्ट होते हैं. ध्यान दें, दो वेवलेट्स अगर जो है अलग अलग हाफ पीरियड जोन से हैं, तो जब वो मिलते हैं एक दूसरे से उनका इंटरेक्शन होता है तो वो अपोजिट फेज में मिलते हैं. पहला पॉइंट ये नोट करना जरूरी है, पूछा जा सकता है. द वेवलेट फ्रॉम टू consecutive HPJ, the wavelets from two consecutive wave HPJ, consecutive half period zone
meet in opposite phase at P. Meet in opposite phase at point P. पॉइंट P से अपोजिट फेज में मिलते हैं। तो यहां पर देखा जाए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड P पे क्या होगा, तो हम कहेंगे हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P। पॉइंट P पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा R, ये किसके बराबर होगा, R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 प्लस डिफरेंस, क्रमागत का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, प्लस R4 माइनस R5। इस तरह से हम करते चलते हैं और हमें जो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलता है पॉइंट P पर। यहाँ n की वैल्यू हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकती है। और ये हम कहाँ ले जाएंगे, ये जाएगा, देखिए ये बढ़ता जाएगा -1 और उसके बाद n -1 Rn, जहाँ n की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, n ये इन्फिनिटी के बराबर है। अगर ये ऐसा हो, अगर n इन्फिनिटी हो, ठीक है, r की वैल्यू इन्फिनिटी तक हो सकती है। यदि n इन्फिनिटी हो, n इक्वल टू इन्फिनिटी, देन उस समय Rn -1 इक्वल टू Rn के, और ये इक्वल टू 0 के हो जाएगा। इस प्रकार हम कहें R इक्वल टू R1/2 के, देयरफॉर R इक्वल टू R1/2। आगे देखते हैं, अगर तो कोई जो है लार्ज नंबर ऑफ HPZ, लार्ज नंबर ऑफ HPZ के लिए, HPZ की हाफ पीरियड जोन की काफी बड़ी संख्या के लिए, तो एम्पलीट्यूड होगा पॉइंट P पर सभी वेव की वजह से, सभी वेव फ्रंट की वजह से, वो क्या होगा, हम इस तरह से कह सकते हैं जैसे अगर बहुत बड़ी संख्या है वेव फ्रंट की, तो पॉइंट P पर सारे के सारे वेव फ्रंट के कारण जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो केवल फर्स्ट के कारण होगा, पहले के कारण होगा, बाकी सबका कोई रोल नहीं है। रिजल्टेंट R इक्वल टू R1/2 इसी के कारण होगा और इसके आधे के बराबर होगा। अगर ये वेव फ्रंट बहुत बड़ी संख्या में है तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं ना, फॉर लार्ज नंबर ऑफ HPZ, the amplitude of light at point P light at point P at point P due to whole wave front is half the amplitude due to, is half the amplitude due to the first HPZ. फर्स्ट HPZ का जो एम्पलीट्यूड है उसी के आधे के बराबर होगा, बाकी से कोई मतलब नहीं है अगर इनकी संख्या बहुत अधिक है तो। अब देखा जाए रेशियो, अगर हम देखें द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ड्यू टू consecutive HPZ is constant and is less than 1। जैसे अगर दो, जैसे पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, इस प्रकार के क्रम से आने वाले HPZ के एम्पलीट्यूड का अगर हम रेशियो देखें तो कांस्टेंट होता है
और लेस देन 1 होता है, कांस्टेंट होता है, निश्चित होता है और 1 से कम होता है, लेस देन 1 होता है। अगला पॉइंट, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ड्यू टू, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ड्यू टू consecutive HPJ, HPJ is constant and is less than 1. कांस्टेंट है और ये से देखिए आर एन अपान आर एन माइनस 1, ये वैल्यू R5 अपान R4, या ये हो जाएगा R4 अपान R3, और ये हो जाएगा R3 अपान R2, इस तरह से यह हम कहें R2 अपान R1, और ये कांस्टेंट के बराबर होगा, जहाँ के की वैल्यू जो है के लेस देन 1 होगा, के 1 से छोटा होगा, के लेस देन 1 होगा, और ये वैल्यू कांस्टेंट होगी बट 1 से कम होगी। अब देखते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड हमने देखा, सब कुछ देखा, इंटेंसिटी देखा जाए, परिणामी इंटेंसिटी क्या होगी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, देखा जाए इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, अगर हम n की वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो, n की वैल्यू इन्फिनिटी ले लें तो i की वैल्यू क्या हो जाएगा, i की वैल्यू, n की वैल्यू इन्फिनिटी हो तो i की वैल्यू R1/2 होता है, विधि में क्या है, तो R1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, R1 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर अपान, ठीक है। हम कहें जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है संपूर्ण सारे के सारे जो है एचपीजेड के द्वारा, वो सब पहले के वर्ग के 1/4 होगा, पहले के स्क्वायर का 1/4 होगा, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के 1/4 यानी फर्स्ट एचपीजेड के इंटेंसिटी का चौथाई होगा, दैट इज हम कहें 10 इस प्रकार। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू होल वेव फ्रंट इज, रिजल्टेंट intensity due to whole wave front and whole wave front is 1/4 the intensity due to first HPJ. Due to first HPJ, ठीक है, नोट करिए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं डिफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क से डिफ्रैक्शन क्या होगा,
देखिए कोड क्या करता है, तब तक कहीं एग्जाम में आ जाए रिजल्ट आते आते कोड का फैसला। देखिए हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सर्कुलर डिस्क। डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सर्कुलर डिस्क देखा जाए, अगर जो है जैसे सोर्स ऑफ लाइट है, ये है, और यहां पर एक आप सर्कुलर डिस्क रख दीजिए, एक प्लेट रख दीजिए, और लाइट जो है यहां से इसके दोनों किनारों से वो टच करते हुए जा रही है। ऐसे, और इस प्रकार एक जो है देखा जाए, यहां पर, और ये जो यहाँ पर केक जो है इस तरह का बनेगा, सफेद फिर डार्क, फिर सफेद फिर डार्क, इस तरह से मिलेगा। तो ये डिफ्रैक्शन फ्रिंज है, ये डिफ्रैक्शन फ्रिंज, स्क्रीन है, और ये सेंट्रल ब्राइट होता है, स्पॉट होता है। तो अगर आप किसी लाइट सोर्स के रास्ते में एक डिश रखते हैं, एक जो है प्लेट रखते हैं, एक इस तरह से डिश रखते हैं, तो इसके दोनों सरफेस से, दोनों इसके सरफेस से, किनारों से जो डिफ्रैक्शन होगा उसको देखिए, उसका पैटर्न क्या है। देखा जाए अगर हम किसी लाइट के रास्ते में सर्कुलर डिस्क को रखते हैं, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो स्क्रीन पर इस प्रकार से बनता है। इसमें देखिए पहली कंडीशन क्या है, देखिए डिफ्रैक्शन पैटर्न है, डिफ्रैक्शन पैटर्न कब, जब है और दिस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट। लाइट के रास्ते में जब हम डिश रखते हैं तो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न जो मिलता है वो क्या होता है देखा जाए। पहला, जो सेंटर है उस पे, जो एट द सेंटर ऑफ सर्किल, जो ये सर्कुलर जो हमें ये जो है पैटर्न मिल रहा है स्क्रीन पर, उस पे सेंटर पे सेंट्रल पार्ट देखेंगे तो वो ब्राइट होता है, ब्राइट स्पॉट होता है। एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर शैडो ऑफ डिस्क, इसका जो छाया यहाँ पड़ रही है उस पे आप देखेंगे तो हमें जो है सेंटर पे ब्राइट स्पॉट मिलता है। पहला, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर शैडो ऑफ द शैडो, at the center of the circular shadow there occurs a bright spot, a bright spot, एक ब्राइट स्पॉट यहाँ में मिलता है। इस स्पॉट को हम क्या कहते हैं, फ्रेजनेल्स स्पॉट या पॉइजन्स स्पॉट। दिस स्पॉट इज कॉल्ड इसको क्या कहते हैं, फ्रेजनेल्स स्पॉट।
स्पॉट या इसको क्या कहते हैं, पॉइजन्स स्पॉट, पॉइजन्स स्पॉट। ठीक है ना। जो शैडो हमें इस सर्कुलर डिस्क का यहाँ मिलता है स्क्रीन पर, उसके सेंटर में एक ब्राइट पॉइंट होता है, एक जो है ब्राइट स्पॉट होता है। इस स्पॉट को हम क्या कहते हैं, फ्रेजनेल्स स्पॉट या पॉइजन्स स्पॉट के नाम से जाना जाता है। आगे देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट तो यार देखने की अब सामर्थ्य तो नहीं बन पा रही है, 7:15 से ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर आइए केमिस्ट्री क्लास में फिर इसको अब आगे कल देखा जाए। बस खत्म है, अब ज़्यादा है नहीं।